नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। वित्त विधेयक 2024 में अचल परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG पर कर संबंधी प्रावधान में संशोधन किया गया। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी। विश्व खाद्य कार्यक्रम और ओडिशा सरकार ने संयुक्त रूप से भुवनेश्वर में 24/7 ग्रेन ATM लॉन्च किया। हिंद महासागर की 3 संरचनाओं का नाम भारत के प्रस्ताव पर अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की मेंटल परत से सबसे गहराई से चट्टान का सैंपल प्राप्त किया। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। वित्त विधेयक 2024 में अचल परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG पर कर संबंधी प्रावधान में संशोधन किया गया। यह संशोधन बजट 2024-25 में अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ LTCG की गणना में इंडेक्सेशन लाभ को हटाने के प्रस्ताव के बाद किया गया है। बजट में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर की दर 20% से घटाकर 12.5% प्रस्तावित की गई है। सबसे पहले इंडेक्सेशन लाभ के बारे में समझते हैं। ये परिसंपत्ति खरीद मूल्य को मुद्रास्फीति के आधार पर समायोजित करता है और इस प्रकार पूंजीगत लाभ पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को अप्रभावी करता है और करदाता की समग्र कर देयता में कमी करता है। इसके साथ मुख्य संशोधन पर भी एक नजर डालते हैं। व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए अचल परिसंपत्तियों, भूमि या भवन पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर की 2 दरें प्रस्तावित की गई हैं। ये विकल्प 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई भूमि या भवन पर लागू होंगे। इसके तहत इंडेक्सेशन लाभ के बिना 12.5% कर की दर और इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20% कर की दर जो भी अधिक लाभप्रद हो उसे माना जाएगा। इसी के साथ खबर के आखिर में पूंजीगत लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे किसी भी पूंजीगत परिसंपत्ति जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड आदि की बिक्री से प्राप्त लाभ के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्योंकि लाभ को आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए ये कराधान के दायरे में आते हैं। इसे ही पूंजीगत लाभ कर के रूप में जाना जाता है। इसके 2 प्रकार हैं, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ। पहला है अल्पकालिक शॉर्ट टर्म पूंजीगत लाभ। ये 1 वर्ष से कम समय के लिए अपने पास रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्राप्त होने वाला पूंजीगत लाभ है। हालांकि गैर सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में यह समय सीमा 2 साल से कम समय की है। दूसरा है दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ। ये 1 वर्ष से अधिक समय के लिए अपने पास रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्राप्त होने वाला पूंजीगत लाभ है। हालांकि गैर सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में यह समय सीमा कम से कम 2 साल निर्धारित की गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। यह संशोधन विधेयक इसलिए लाया गया है क्योंकि देश का बैंकिंग क्षेत्र पिछले कई वर्षों के दौरान कई चरणों में विकसित हुआ है। इस कारण समय के साथ बैंक गवर्नेंस में सुधार करना आवश्यक हो गया है। यह विधेयक कुछ नियमों में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जैसे RBI अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, SBI अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1980। सबसे पहले विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। नॉमिनी व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह जमाकर्ता को एक साथ उनके शेयरों के निर्दिष्ट अनुपात में और क्रमिक रूप से अधिकतम 4 व्यक्तियों को नॉमिनी बनाने की अनुमति प्रदान करता है। गौरतलब है कि क्रमिक नॉमिनेशन का अर्थ है कि विशिष्ट क्रम में सूचीबद्ध नॉमिनी व्यक्तियों से क्रम के अनुसार धन का दावा करने हेतु संपर्क किया जाएगा। दूसरा मुख्य पहलू है निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि यानी IEPF। यह संशोधन विधेयक में लगातार 7 वर्षों तक दावा न किए गए लाभांश, शेयर और ब्याज के हस्तांतरण या बॉन्ड के
मोचन से प्राप्त धनराशि को आईईपीएफ में डालने का प्रावधान करता है। आपको बता दें कि विधेयक व्यक्तियों को आईईपीएफ से अंतरण या रिफंड का दावा करने की अनुमति देता है। इसके अलावा शेयरधारिता में पर्याप्त वृद्धि भी एक पहलू है, जिसके तहत निदेशक पद के लिए शेयरधारिता की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। और अंत में है सहकारी बैंकों के लिए प्रावधान। सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक का क्या महत्व है, अब इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह भारतीय रिजर्व बैंक को की जाने वाली रिपोर्टिंग में निरंतरता प्रदान करेगा। नॉमिनी व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने से दावा न की गई जमा राशि को कम करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि मार्च 2023 तक इस प्रकार की जमा राशि 42,000 करोड़ रुपए से अधिक थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिना दावे की जमा राशि बचत या चालू खातों में बैलेंस राशि होती है। इन खातों का या तो 10 वर्षों से संचालन नहीं किया जा रहा है या फिर ये मैच्योरिटी की तारीख से 10 वर्षों के भीतर दावा नहीं की गई सावधि जमाएं हैं। खबर के अंत में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष यानी आईईपीएफ के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनी अधिनियम 1999 के माध्यम से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य निवेशकों की जागरूकता को बढ़ावा देना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। इसके साथ ही कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तहत निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण यानी आईईपीएफए को आईईपीएफ के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी। PMAYU 2.0 योजना 1 करोड़ शहरी परिवारों के अपने घर के सपने को पूरा करेगी। इस योजना में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसे 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को हर मौसम में रहने लायक पक्के घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत अब तक 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 85.5 लाख से अधिक घरों का निर्माण कर उन्हें लाभार्थियों को सौंप दिया गया है। चलिए अब इस योजना की मुख्य विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। इसका मंत्रालय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है। इसका विजन सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना है। ये एक ब्याज सब्सिडी घटक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। शेष अन्य घटक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी अवधि वित्त वर्ष 2028-29 तक है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों में वो लोग शामिल हैं जिनका देश में किसी भी जगह अपना पक्का घर नहीं है और वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग या मध्यम आय वर्ग में से किसी एक वर्ग में आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सभी वैधानिक शहर और इसके बाद सभी अधिसूचित शहर इसके तहत कवर किए जाएंगे। इस योजना के मुख्य घटक इस प्रकार है। सबसे पहले लाभार्थी द्वारा स्वयं घर निर्माण में EWS परिवारों को अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, जबकि भूमिहीनों को भूमि अधिकार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इसके बाद साझेदारी में किफायती आवास निर्माण में EWS परिवारों को अलग अलग साझेदारी के माध्यम से निर्मित घरों का मालिक बनने के लिए रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर दिए जाएंगे। इसके अलावा किफायती किराया आवास के लिए 2 तरीके अपनाए जाएंगे। पहला, सरकारी खाली आवासों को किफायती किराया आवास में बदलना और दूसरा, निजी या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किराए के आवासों का निर्माण, संचालन और रखरखाव करना। इसके साथ ही ब्याज सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थियों को होम लोन पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी और नवाचार उप मिशन के तहत आधुनिक नवोन्मेषी और ग्रीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के अन्य घटक हैं प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किफायती आवास नीति की घोषणा और कमजोर समूहों पर विशेष ध्यान देकर समानता सुनिश्चित करना आदि। विश्व खाद्य कार्यक्रम और ओडिशा सरकार ने संयुक्त रूप से भुवनेश्वर में 24/7 ग्रेन ATM लॉन्च किया। अन्नपूर्ति नामक भारत के पहले 24/7 ग्रेन ATM पूरे ओडिशा में स्थापित किए जाएंगे। इन ग्रेन ATM से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के लाभार्थियों को हर समय यानी 24/7 खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। खबर की शुरुआत में अन्न पूर्ति के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। यह मेड इन इंडिया उत्पाद है। इसे WFP इंडिया ने डिजाइन और विकसित किया है। यह ATM बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद प्रत्येक लाभार्थी को चुने गए अनाज के प्रकार और मात्रा के आधार पर गेहूं, चावल या मिलेट्स उपलब्ध कराता है। इसके अलावा यह सभी पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर सकता है। साथ ही अनाज प्राप्त करने में लगने वाले समय को 70% तक कम कर सकता है। यह ATM ऊर्जा का दक्षता से उपयोग करता है। इसे ऑटोमेटिक रीफिलिंग के लिए सौर पैनल से जोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही WFP इनोवेशन अवार्ड्स 2022 में अन्न पूर्ति को भुखमरी से निपटने के लिए WFP के शीर्ष 5 अभिनव समाधानों में शामिल किया गया था। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP के बारे में बात करें तो इसका गठन संयुक्त राष्ट्र ने 1961 में किया था। इसका उद्देश्य विश्व में भुखमरी का उन्मूलन करना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी संगठन है। यह आपात स्थिति में लोगों की जान बचाता है और भोजन प्रदान करता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिंद महासागर की 3 संरचनाओं का नाम भारत के प्रस्ताव पर अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया। हिंद महासागर में एक सी माउंट और 2 रिज का नाम अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज रखा गया है। इन नामों को इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO और यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग यानी IOC ने मंजूरी दे दी है। ये संरचनाएं हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम भारतीय रिज के समीप स्थित हैं। इनकी खोज राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र NCPOR ने की थी। चलिए अब समुद्र के भीतर की संरचनाओं के नामकरण पर चर्चा करते हैं। पहले प्रादेशिक समुद्र के बाहर की बात करते हैं। इसके तहत व्यक्ति और एजेंसियां समुद्र के भीतर की अनाम संरचनाओं के लिए नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। ये प्रस्ताव IHO के 2013 के दिशा निर्देशों स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अंडर सी फीचर नेम्स का पालन करते हुए पेश किए जा सकते हैं। किसी संरचना का नामकरण करने से पहले उसकी विशेषता, विस्तार और अवस्थिति की पहचान की जानी चाहिए। IHO की सब कमिटी ऑन अंडर सी फीचर नेम्स SCUFN प्रस्तावों की समीक्षा करती है। वहीं प्रादेशिक समुद्र के भीतर की बात करें तो अपने प्रादेशिक समुद्र में संरचनाओं का नाम प्रस्तावित करने वाले राष्ट्रीय प्राधिकारियों को IHO के 2013 के दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। चलिए अब इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO के बारे में समझते हैं। इसे 1921 में स्थापित किया गया था। ये एक अंतर सरकारी निकाय है और भारत इसका सदस्य है। इसे संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल चार्टिंग के संबंध में इसे सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है। वहीं अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग यानी IOC के बारे में बात करें तो इसे 1961 में स्थापित किया गया था। यह समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशियंस GEBCO बैथीमेट्रिक डेटा एकत्र करने और महासागरों का मानचित्रण के लिए IHO व IOC की संयुक्त परियोजना है। GEBCO और सब कमेटी ऑन अंडर सी फीचर नेम्स नामों, सामान्य संरचना प्रकारों आदि का एक डिजिटल गजेटियर बनाए रखते हैं और उन्हें उपलब्ध कराते हैं। आइए अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की मेंटल परत से सबसे गहराई से चट्टान का सैंपल प्राप्त किया। चट्टान के सैंपल को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों ने अमेरिकी पोत जॉइट्स रेजोल्यूशन का उपयोग किया। उन्होंने इसके लिए अटलांटिस मैसिव से लगभग 1.2 किलोमीटर गहराई में ड्रिलिंग की। इससे पहले वैज्ञानिक 201 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग करने में सफल रहे थे। पृथ्वी की मेंटल परत सिलिकेट चट्टानों से निर्मित है। यह परत पृथ्वी के आयतन का 80% है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में यह मध्य परत है। यह परत सबसे ऊपरी परत क्रस्ट और सबसे निचली परत कोर के बीच स्थित है। मेंटल परत की चट्टानों तक पहुंचना आमतौर पर कठिन होता है। हालांकि महासागरीय नितल में कुछ जगहों पर
इन चट्टानों तक पहुंचा जा सकता है, विशेषकर जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें धीरे धीरे अलग होती है। एक ऐसी ही जगह अटलांटिस मैसिव है। गौरतलब है कि अटलांटिस मैसिव मध्य अटलांटिक रिज के पास जल के नीचे एक समुद्री टीला है। खबर में आगे बढ़ते हैं और मेंटल ड्रिलिंग के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यह ड्रिलिंग अंतर्राष्ट्रीय महासागर खोज कार्यक्रम के तहत की गई थी। भारत इसका एक फंडिंग भागीदार है। यह ड्रिलिंग अटलांटिस मैसिव के दक्षिणी किनारे पर लॉस्ट सिटी हाइड्रोथर्मल वेंट फील्ड के पास की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्राप्त नए रॉक सैंपल में लगभग 70% से अधिक हिस्सा चट्टान है। अब ड्रिलिंग का क्या महत्व है ये समझ लेते हैं। प्राप्त रॉक सैंपल से हमें कई तरह की जानकारी प्राप्त होगी, जैसे ऊपरी मेंटल की संरचना के बारे में, अलग अलग तापमानों पर इन चट्टानों और समुद्री जल के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आदि। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के अनुसार इन रासायनिक अभिक्रियाओं ने अरबों साल पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में भूमिका निभाई होगी। इस प्रकार यह उपलब्धि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगी। इसके अलावा पिछली बार की ड्रिलिंग इतनी गहरी नहीं थी। इस वजह से अधिक तापमान में रहने वाले बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों की खोज नहीं की जा सकी थी। अब अधिक गहराई तक ड्रिलिंग से उन बैक्टीरिया के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है जो शायद बहुत नीचे रहते हो। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व है राघोजी भांगरे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राघोजी भांगरे को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राघोजी भांगरे आदिवासी क्रांतिकारी सेनानी थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देव गांव में कोली समुदाय में हुआ था। उनके पिता रामजी राव भांगरे ने साहूकारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। इसे कोली विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामजी राव भांगरे को बाद में सेलुलर जेल में फांसी दे दी गई थी। उनके योगदान की बात करें तो राघोजी भांगरे ने शोषक साहूकारों और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ कोली समुदाय का नेतृत्व किया था। उन्हें 1847 में लेफ्टिनेंट गेल ने पंढरपुर में पकड़ लिया था। बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। हम उनसे साहस, देशभक्ति, नेतृत्व कौशल आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। मंत्रिमंडल ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH के तहत क्लीन प्लांट प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की है। MIDH कृषि मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास पर लक्षित है। इसमें फलों, सब्जियों, जड़ व कंद फसलों आदि को कवर किया गया है। RBI ने चेक ट्रैक्शन सिस्टम के तहत चेकों के शीघ्र समाशोधन के लिए उपायों की घोषणा की है। इस सिस्टम के एक बार लागू होने के बाद चेक जमा करने में लगने वाले 2 दिन के समय की बजाय चेक कुछ घंटों के भीतर ही क्लियर हो जाएंगे। RBI ने UPI की प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। UPI एक तत्काल रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। इसे NPCI ने विकसित किया है। SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ ही नागालैंड DRTPS को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण अवसंरचना की रक्षा करना और चरम मौसमी घटनाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने आर्कटिक और अंटार्कटिका में मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन फॉर सर्विसेज PCAPS परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य आर्कटिक और अंटार्कटिका के मौसम, जल, बर्फ एवं जलवायु के बारे में जानकारी को बढ़ाना तथा जानकारी की गुणवत्ता में सुधार करना है। कोल्हापुर के विशालगढ़ क्षेत्र में सेरोपेगिया जीनस का फूल देने वाला एक नया पादप खोजा गया है। इसे सेरोपेगिया शिवरायाना नाम दिया गया है। इस पादप का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। भारतीय थल सेना लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित कर रही है। यह अभ्यास अधिक ऊंचाई पर लड़े जाने वाले युद्ध और अभियानों पर केंद्रित है। इस अभ्यास में सेना की अलग अलग इकाइयां भाग ले रही हैं और अलग अलग युद्ध उपकरण शामिल किए जा रहे हैं ताकि सैनिक भारत चीन सीमा के पास युद्ध के लिए तैयार रह सके। रूस ने कुर्स्क क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की। यह पूर्वी यूरोपीय मैदान के मध्य भाग में स्थित है और इसकी सीमा यूक्रेन से लगती है।
जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।